खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरहाल फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत कैंपेन की, लेकिन ये जो बकिया 3 सूबे हैं बड़े पाकिस्तान के, यहाँ पर उनको कैंपेन ठीक तरीके से नहीं करने दी गई। और वो लोग जब निकलते थे बाहर तो फौरी तौर पर जो फोर्सेस हैं, पुलिस है ख़ास तौर पे, वो हरकत में आ जाती थी। कल को किसी तरीके पे उनको प्रेशराइज़ किया जाता है किसी कानून साजी को लेकर, किसी तरमीम को लेकर, अब तो किसी भी मामले में वो खिसक सकते हैं। तो लिहाजा अब फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब अगली मुश्किल क्या है इन 91 लोगों के लिए? अगली मुश्किल इनके लिए भी, और ख़ास तौर पे जो पंजाब में सूबाई असम्बली की नशस्त पर कामयाब होकर आए हैं अरकान, उनमें जो पहले से असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, इनमें बहुत बड़ा नंबर है जो 2018 के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीत के पंजाब असम्बली का जो है वो हिस्सा बने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीलॉग में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो ये कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद पंजाब में काबीना का हतमी फैसला क्यों नहीं हो सका, और उस पर अब अपडेट क्या है, कौन कौन से नाम है जो फाइनलाइज कर लिए गए हैं, और कब तक एक्सपेक्टेड है कि पंजाब में कैबिनेट ओथ ले लेगी। दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आने वाले दिनों में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है, इसको व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ में पहले यही बात करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, आने वाले दिनों में कौन से बड़े ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये कि सबको पता है कि जिन हालात में इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन कोशिश की गई कि इलेक्शन से आउट किया जा सके। पहले उनसे पार्टी सिंबल लिया गया, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड, उनको इलेक्शन में कैंपेन भरपूर तरीके से नहीं करने दी गई, ख़ास तौर पे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरहाल फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत कैंपेन की। लेकिन ये जो बकिया 3 सूबे हैं बड़े पाकिस्तान के, यहाँ पर उनको कैंपेन ठीक तरीके से नहीं करने दी गई। और वो लोग जब निकलते थे बाहर तो फौरी तौर पर जो फोर्सेस हैं, पुलिस है ख़ास तौर पे, वो हरकत में आ जाती थी और क्रैकडाउन शुरू हो जाते थे। काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन हमने देखा कि 8 फरवरी को जब पब्लिक निकली बाहर और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया वोट के ज़रिए, तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको कामयाबी हासिल हुई। अगली मुश्किल चीज़ उनके लिए ये थी कि अब वो इंडिपेंडेंट्स जो थे, अब चूंकि इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इलेक्ट हुए थे, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जितना बड़ा नंबर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट्स का है, इसमें से एक बहुत बड़ा चंक वो निकल के दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ज्वाइन करेगा, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक बड़ा नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का था कि बहुत से मेंबर्स जो हैं ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं। सो फार अगर आज हम बात करें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं असम्बली के अंदर, जिन 266 हल्कों में इलेक्शन हुए, उनमें तकरीबन 91 के करीब मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हैं। एक मेंबर वसीम कादर जो लाहौर से इलेक्शन जीते थे, जिन्होंने शेख रहील असगर साहब को हराया था, वो मुस्लिम लीग नवाज में चले गए। इसके अलावा कोई और पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, और फिर पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। यानी जो दीगर आज़ाद हैसियत में इलेक्ट होने वाले अरकान हैं जिन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह राजनपुर से शमशेर अली मजारी कामयाब हुए NA 189 से, मतलब ही वॉज जेन्युइनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। PP 297 से खिजर मजारी कामयाब हुए तो वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। साकिब चद्दर कामयाब हुए तो वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ये वो हल्के हैं जहां पर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को अनाउंस किया हुआ था कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो हमारा कैंडिडेट है। जिस तरह PP 297 के अंदर जो है वो दोस्त मजारी के चचा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। और सलीम बीबी भरवाना जो है वो साकिब चदर के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये हल्के कोट किए।
तो जो बकिया इंडिपेंडेंट्स थे वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो गए, लेकिन जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स थे उनमें सिर्फ एक वसीम कादिर, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया। बकिया कौमी असम्बली में उनके जितने भी कैंडिडेट्स थे वो इलेक्ट होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। अच्छा, अब इसमें एक तो उनकी चले मुश्किल सेटल ये हो गई कि जो उनको खौफ था कि अब चूंकि जो इंडिपेंडेंट है उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग वो लागू नहीं होती, तो कल को किसी तरीके पे उनको प्रेशराइज किया जाता है किसी कानून साजी को लेकर, किसी तरमीम को लेकर, तो किसी भी मामले में वो खिसक सकते हैं। तो लिहाजा अब फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब तहरीक इंसाफ ने अपने उतने जो 91 के करीब नंबर है उनका, वो तो अपने साथ इंटैक्ट कर लिया। अब अगली मुश्किल क्या है इन 91 लोगों के लिए? अगली मुश्किल इनके लिए भी, और खासतौर पे जो पंजाब में सूबाई असम्बली की नशस्त पर कामयाब होकर आए हैं अरकान, उनमें जो पहले से असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, इनमें बहुत बड़ा नंबर है जो 2018 के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीत के पंजाब असम्बली का जो है वो हिस्सा बने थे। उनके हवाले से जांच पड़ताल की जा रही कि कौन से उम्मीदवार ने अपने अपने हल्के में कितने कितने फंड्स खर्च किए हैं और कहां कहां पे घपले हैं, कहां कहां पे उनको फंसाया जा सकता है। उनके खिलाफ जो है वो आप कह लें कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए अब जांच पड़ताल की जा रही है। उन हलकों को खास तौर पे फोकस किया जा रहा है, उन लोगों के हलकों को जो पहले भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट होकर असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं या किसी और पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर असेंबली में का हिस्सा रह चुके हैं। तो उन्होंने जो अपने हलकों में तरक्याती काम करवाए हैं, जो स्कीम्स लेकर आए थे, वो उनमें जो है वो बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है कि कहां कहां किस किस को फंसाया जा सकता है। दूसरा, यहां पर एक बड़ा आराम से जो केस बन जाता है किसी के भी खिलाफ, वो है एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो केस है। तो वो लोग जिनके खिलाफ कोई चीज नहीं मिल पा रही, उनके खिलाफ आमदन से जायद असासों के केसेस की फाइलें तैयार हो रही हैं और किसी भी वक्त ये फाइलें नैब में अप्रूवल के लिए चली जाएंगी और अप्रूवल के बाद इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी। एक तो अभी उनको ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 9 मई के और 9 मई के बाद इलेक्शंस तक के जो मामला थे उनके मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर किए गए हैं, जिनमें उनकी पेशियां होती हैं। कुछ तो अरेस्ट है, जो बाहर है उनकी पेशियां होती हैं और वो हर पेशी पे जाकर कोर्ट्स का सामना करते हैं। और दूसरा, अब ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी वक्त नैब में उनके केसेस की अप्रूवल हो जाएगी और जिनकी स्कीम्स में कोई थोड़ी बहुत भी करप्शन है उनके खिलाफ भी केसेस बनेंगे और जिनकी स्कीम्स में करप्शन नहीं है उनके खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस बनाए जाएंगे और इस तरीके से उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाएगी। ये तो होगी एक चीज़ जो हमने आज के वीलॉग में डिस्कस करनी थी। अब देखते हैं कि किस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये जो मेंबर्स हैं, ये अगला जितना भी टर्म ये जितनी भी देर ये गवर्नमेंट रहती है, तो इसके जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इंतखाबी कार्रवाई, उनको किस तरीके से फेस करती हैं।